अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सलमान एकेडमी। आज हम लोग केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री 9 क्लास के अंदर आपका बहुत ही, बल्कि अक्सर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है। और जो स्टूडेंट मेरे पास 9 क्लास में आते हैं तो मैं बेहतर ये समझता हूँ कि पहले उनको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझाया जाए, क्योंकि अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टूडेंट को पहले समझा दिया जाए तो काफ़ी डेफिनेशंस को समझना और काफ़ी आगे आने वाली चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। तो जनाब, इसी सिलसिले में पहली वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से मुतालिक है और कोशिश करूँगा कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में समझ में आ जाए। एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय सलमान एकेडमी। एटम की डेफिनेशन तो आपको बुक में मिल जाएगी। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। सबसे छोटे से छोटा ज़रा किसी भी एलिमेंट का वो एटम कहलाता है। लेकिन ये होता किस तरह का है, आपको बुक में ये जो राइट साइड पे जो सर्कल्स बने हुए हैं, जहाँ पे मेरा सब माउस मूव कर रहा है, ये पिक्चर आपको दिखाई जाती है कि जनाब ये सेंटर में न्यूक्लियस है और साइड पे ये ऑर्बिट हैं। हर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, सही। और जबकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि रियलिटी में थोड़ी सी इसकी शक्ल चेंज होती है, यानी हकीकत में जो शक्ल इसकी थोड़ी सी चेंज होती है। ये शक्ल जो समझाई जाती है बच्चों को, वो इस वजह समझाई जाती है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट बना दिया जाए और इसके ज़रिए मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट बच्चों को दिए जाते हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो एटम जो है, न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, वो इस तरह नहीं करते, बल्कि वे डिफरेंट एंगल करते हैं। देखें, एक इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा है, सही है। ये फिर न्यूक्लियस है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा है। हर इलेक्ट्रॉन आप ये समझ लेंगे डिफरेंट एंगल के साथ इसमें मूव कर रहा है। यहाँ पे जो पिक्चर दी जाती है वो हर को मतलब है कि इनकी जो मूवमेंट है सबकी सेम एंगल पे, लेकिन इनकी डिफरेंट एंगल पे। ये तो खैर मैंने आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देना था, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे जो राइट साइड पे पिक्चर है। और आप लोग जो एग्ज़ाम में बनाएंगे वो यही वाली बनाएंगे, क्योंकि इसी के ज़रिए आप लोग आगे कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकते हैं। चलें हम लोग ज़रा स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। पहले आपको इतना तो पता चल गया होगा कि किसी भी एटम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके इर्द गिर्द जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ऑर्बिट, सही। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर दो ज़रात होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो एक कहलाता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। जबकि जो बाहर ऑर्बिट होते हैं इनमें क्या कहलाते हैं? जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, सही। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो ब्लैक कलर की लाइनें बनी हुई हैं यहाँ पे, या अगर देखा जाए यहाँ पे ब्लू कलर की लाइनें बनी हैं, फिजिकली ऐसी कोई लाइन नहीं होती। ये एक रास्ता बताया जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है इस रास्ते से मूव कर रहा है। फिजिकली कोई ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का या किसी भी कलर का या कोई ठोस कोई चीज़ नहीं होती। ये एक रास्ता है इसका, सिर्फ लाइन बना के इसका रास्ता दिखा दिया गया है, सही। ठोस जो हिस्सा होता है वो ये वाला होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए होते हैं। बाकी ये हिस्सा ज़्यादातर खाली होता है, सिर्फ ये रास्ता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक लाइनें लगा दी जाती हैं, सही। ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अभी मैंने बात की कि सेंट्रल जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर जो है ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं सर्कुलर पोजीशन में, यानी सर्कल बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए अभी हम न्यूट्रॉन को थोड़ी देर तक डिस्कस भी नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन मैंने कहा कि न्यूक्लियस में होता है, सही। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से बाहर ऑर्बिट में होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सही। अच्छा, दूसरी चीज़ एक बात और ध्यान में रखिएगा, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही
इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। तो आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पिछली क्लासों में देखा होगा कि नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे एटम के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो जनाब, इस पूरे एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सही, यानी क्यों? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही अंदर प्रोटॉन होंगे और वो दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। क्लियर है? मिसाल के तौर पे अभी जो आपके सामने एक एटम का स्ट्रक्चर मौजूद है, सही, इसमें आप ये देख लें कि ये बाहर ऑर्बिट बने हुए हैं, इसमें देखें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 2 और 2, 2 4, 2 6, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, ये 22 इलेक्ट्रॉन है। सही है, तो 22 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो भी 22 होंगे। 22 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज करते हैं, अपने पास रखते हैं, जबकि 22 प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज अपने पास रखते हैं। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो इस तरह अगर आपसे पूछा जाए किसी भी एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो आप ये बोलेंगे कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव जो है नेगेटिव को कैंसिल करके ख़त्म कर। सही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ऑर्बिट का एरिया है इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, कौन सा चार्ज होगा, तो आप ये बोलेंगे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिट के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज रखते हैं? नेगेटिव। तो इस एरिया के अंदर सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो न्यूक्लियस के ऊपर आप ये बोलेंगे कि क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। सही। तो इस तरह पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, जबकि इस स्ट्रक्चर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इस स्ट्रक्चर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एटम के ऊपर चार्ज कैसे आता है। जो आपने वैलेंसी पढ़ी हुई किसी एटम की, किसी के ऊपर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सॉरी मैं मिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे, भी वैलेंसी को भी निकाल लें यहाँ पे। अच्छा, अब ये देखें कि किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आता कैसे है। किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आएगा किसी भी इलेक्ट्रॉन के आने से या किसी भी इलेक्ट्रॉन के जाने से, क्योंकि आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छेड़ नहीं सकते, वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, उसको निकालना डालना भी फिलहाल आप भी समझे ना निकाला जा सकता है ना उसके अंदर किसी को डाला जा सकता है, तो इसको आप फिलहाल छेड़ नहीं सकते। हाँ, जो आपके ऑर्बिट हैं उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को आप उसमें डाल भी सकते हैं। सही। तो जो सबसे लास्ट ऑर्बिट है, सबसे लास्ट जो ऑर्बिट है, देखें अगर इसमें से अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि यार इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो यार अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो इसका मतलब है प्रोटॉन की तादाद इसमें बढ़ जाएगी। सही है। अगर आप न्यूक्लियस को देखोगे इसमें 22 प्रोटॉन है, बाहर 22 इलेक्ट्रॉन है। सही। अगर आप इलेक्ट्रॉन में अगर आप बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 21 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है? 22 प्रोटॉन है। सही। तो बाहर जो है एक इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई है, तो एक इलेक्ट्रॉन के निकालने से एक प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाएगी। तो इस पूरे एटम के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। सही। और अगर मैं बोलूं कि यार इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो इसका मतलब है कि बाहर जो है 22 इलेक्ट्रॉन में से कितने रह गए? 20 इलेक्ट्रॉन रह गए। और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन मौजूद हैं? 22। तो इसका मतलब है 2 प्रोटॉन की तादाद बढ़ गई है, इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, +2। सही। इसी तरह अगर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन डालेंगे किसी भी एटम के ऑर्बिट के अंदर तो उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। अभी देखें 22 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं आपसे बोलूं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन डाल दो तो कितने हो जाएंगे? 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जबकि प्रोटॉन वहीं के वहीं मौजूद हैं, यानी 22 मौजूद हैं। तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो गई तो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सही। पहले क्या था? इलेक्ट्रॉन को निकालने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे थे, आप इलेक्ट्रॉन कम करते जा रहे थे और प्रोटॉन बढ़ते जा रहे थे। अब क्या है? आप बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है और पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है। तो किसी भी एटम के ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन के आने से या इलेक्ट्रॉन के जाने से आता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ना निकालते हैं आप, ना उसमें कुछ डालते हैं आप। सही। अच्छा, तीसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि 2 कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको दे दिए। अब तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने पढ़ा होगा एक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ये होता है कि किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद को आप क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 22 है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 22। सही है। और दूसरा अगर उसको दूसरे लिहाज से देखा जाए
हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद हमेशा बराबर होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन की तादाद को भी आप एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन की तादाद को कह सकते हैं, या प्रोटॉन की तादाद को कह सकते हैं, किसी को भी पकड़ लो। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। अगर ये 22 हैं तो अंदर वाले भी 22 होंगे, तो 22 अगर इलेक्ट्रॉन है तो 22 ही अंदर प्रोटॉन होंगे। तो आप डिफाइन इस तरह कर सकते हो, किसी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। सही। अब हम बात करते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक नहीं है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद, यानी अब न्यूक्लियस को हम देख रहे हैं, जितने प्रोटॉन हैं प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को जमा कर दो तो ये क्या कहलाता है? मास नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद को। जबकि मास नंबर क्या कहलाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को। इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये दोनों को जमा करेंगे तो मास नंबर बनेगा न्यूक्लियस के अंदर मौजूद। सही। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की तादाद लें या प्रोटॉन की तादाद लें, इसे हम कहेंगे ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर है। सही। यानी आज मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट दिए। एक तो बेसिक एटम का स्ट्रक्चर आपको दिखाया कि भाई इन रियलिटी एटम का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। हर इलेक्ट्रॉन जो है एटम के गिर्द इस तरह मूव नहीं करता, बल्कि मुख्तलिफ एंगल के साथ मूव कर रहा होता है। ये हम सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए बुक्स के अंदर बनाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज इलेक्ट्रॉन के आने से या इलेक्ट्रॉन के जाने से आता है। सही। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप सलमान एकेडमी के पेज पे जाकर उसको लाइक करें, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाएगी। शुक्रिया।